ये है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें बताया गया है कि जब चार्ल्स डार्ने को उसकी काल कोठरी से निकाल कर एक गाड़ी में भेज दिया जाता है बेहोशी की हालत में, तो एक आवाज आती है। जब सिडनी कार्टर उस काल कोठरी में रुका हुआ है, एक आवाज आती है, एवरमोड हमारे पीछे आओ। गार्ड सिडनी को यानी वैसे तो वो कार्टन था, सिडनी कार्टन, ठीक है, पर उसे वो चार्ल्स समझ रहे थे। तो गार्ड्स सिडनी कार्टन को दूसरे लोगों के साथ गाड़ी में ले गए, जो गैलोटीन यानी एक हथियार होता है। गैलोटीन मैंने पहले ही बताया था, एक हथियार है जिसमें अपराधियों का सर काटा जाता था। तो गैलोटीन का सामना करने के लिए जो गार्ड हैं सिडनी को ले गए। वहां एक महिला के पास सिडनी कार्टन बैठ गए। महिला ने पूछा, एवरमोड, मैंने सुना है कि आप आजाद हो गए थे। लेकिन सिडनी कार्टन कहती है कि हाँ, मैं हो गया था, लेकिन मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दी गई है। लड़की की आंखों में आश्चर्य फैल गया, मतलब लड़की को आश्चर्य हुआ और उसने कार्टन इतने में ही, मतलब लड़की जो है उसकी बातों से कुछ समझ गई। उसे पता चल गया कि ये चार्ल्स नहीं, सिडनी कार्टन है, कोई और है। इतने में ही कार्टन ने अपने उंगलियों को उसके होठों पर रख दिया, मतलब कुछ मत कहो। वो लड़की पूछती है, क्या तुम उसके लिए मर रहे हो? तो सिडनी कार्टन कहता है, हाँ, उसके लिए, उसकी पत्नी के लिए और उसके बच्चों के लिए। अब चुप रहो। महिला कहती है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ बहादुर अजनबी? तो सिडनी कार्टन कहता है, हाँ मेरी बहन, आखिर तक। जैसे ही कार्टन अपने भाग्य के करीब आया और जैसे ही कार्टन अपने भाग्य के करीब आया, यानी उसकी मौत होने वाली थी, सजा दी जाने वाली थी, उसका सिर कलम करने ही वाले थे। दूसरी तरफ एक कोच, यानी जहां पर घोड़ा गाड़ी होता है, वो पेरिस से बाहर निकल गए, पेरिस के पहले बैरियर तक पहुंच गए थे। ठीक है, मतलब एक तरफ दो सीन दिखाए जा रहे हैं जिसमें सिडनी कार्टन का गला काटा जा रहा है, मतलब काटने के लिए भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ मैनेट परिवार चार्ल्स डार्ने को एक गाड़ी में लेकर निकल रहे हैं बाहर देश से। एक गार्ड ने दस्तावेज खोला और दरवाजा खोला और अंदर देखकर चिल्लाया, कागजात। मिस्टर लोरी ने सभी कागजात गार्ड को सौंप दिए, जिन्होंने एक एक कर उनकी जांच की। जब गार्ड सभी कागजातों से संतुष्ट हो गए तो मिस्टर लोरी ने कहा, क्या हम जा सकते हैं? तो गार्ड ने कहा, हाँ तुम जा सकते हो। उस दोपहर के पहले ही मिस्टर लोरी ने मिस प्रोस और जेरी क्रंचर के साथ मिलकर शहर से अलग अलग रास्तों पर जाने का प्रबंध किया था। जेरी ने एक गाड़ी किराए पर ली और मिस प्रोस के लिए कैथेड्रल में एक इंतजार किया, जो अपना सामान पैक करने के लिए घर पर ही रुकी हुई थी। इतने में मैडम डिफार्ज यह श्योर करने के लिए घर की ओर जा रही थी कि कहीं लूसी और उसका बच्चा भाग न जाए, पर लेकिन असलियत में वो खुद भी जानती थी कि वे पहले से ही भाग चुके होंगे। मिस प्रोस ने दरवाजे पर मैडम डिफार्ज से मुलाकात की और एवरमोड की पत्नी को देखने की मांग करते हुए मिस प्रोस को धकेल कर मैडम डिफार्ज अंदर चली गई। मिस प्रोस का उसे घर में आने जाने देना मिस प्रोस का उसे घर में आगे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। मैडम डिफार्ज चिल्लाई, सिटीजन डॉक्टर, एवरमोड की पत्नी, कोई भी है यहाँ पर? मूर्ख, मुझे जवाब दो। कोई उत्तर न पाकर वह दूसरे कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ी। मिस प्रोस ने इस कदम का अनुमान लगाया और रास्ता रोक दिया। वे जानती थी अगर मैडम डिफार्ज को पता लगा कि जो मैनेट परिवार है वह लापता है, तो उन्हें पकड़ने के लिए वह गार्ड को भेज देगी। मैडम डिफार्ज चिल्लाते हुए एक तरफ धकेलने की कोशिश की। मैडम डिफार्ज चिल्लाते हुए उसे एक तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मिस प्रोस ने उसे कमर से पकड़ा, अचानक हुए एक जोरदार विस्फोट से उनका ये जो हड़बड़ी है ये खत्म हो गई, क्योंकि मैडम डिफार्ज फर्श पर गिर पड़ी थी। उसका मिशन अपनी पिस्तौल की गोलीबारी से बर्बाद हो गया, यानी इसी धक्का मुक्की में मैडम डिफार्ज को ही गोली लग गई। मिस प्रोस
घबराकर केवल भागने के बारे में सोच सकती थी। जितना जल्दी हो सके उसने बेजान शरीर यानी मैडम डिफाज का शरीर टेबल के नीचे खींच लिया और दरवाजे से बाहर भागी। केवल एक छोटा बैग लेने के लिए रुकी थी जिसमें उसका सबसे कीमती सामान था। जब जेरी ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वह जान गया कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। उसने गाड़ी में उसे की बैठने में मदद की और उसका बैग उसके पास रख दिया। जेरी से मिलते हुए मिस प्रोस कमजोर होकर कहती है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वास्तव में उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि पिस्तौल की विस्फोट की वजह से जीवन भर के लिए मिसिस प्रोस बहरी हो गई थी। अगला सीन अब अगला सीन दिखाया जा रहा है सिडनी कार्टन की तरफ। ला गिलोटिन यानी उस हथियार के सामने जिसे उस दिन पहले ही 22 सिर काट दिए थे। ला गिलोटिन के सामने जिसमें अभी तक 22 सिर काटे जा चुके थे। कुछ महिलाएं वहां पर बुनाई कर रही थी पर लेकिन उन बुनाई करने वाली महिलाओं में मैडम डिफाज उपस्थित नहीं थी। एवरमोड अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एवरमोड पर यहाँ पे एवरमोड नहीं सिडनी कार्टन है कि सिडनी कार्टन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अन्य दूसरे लोगों के साथ लाइन में खड़े थे। उनके बगल में डरी हुई लड़की भी यात्रा के दौरान उनका हाथ अभी भी कार्टन के हाथों पर था। उसने सिडनी कार्टन से धन्यवाद कहा और कहा, बहादुर अजनबी धन्यवाद, बस मेरे पास रहो। सिडनी कार्टन ने कहा कि मेरे पास रहो। कार्टन अभी भी चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें अभी भी पहचाना जा सकता है। जैसे ही उनके सामने वाले के सुर लुढ़के उनके सामने उसकी आखिरी विचार आए। ठीक है, मतलब जैसे ही उनके सामने सिर कट रहे थे तो सिडनी कार्टन के सामने उनके आखिरी विचार आए। अब उनके विचार क्या हैं वो ये लास्ट पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। तो चलो अब इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए उनके विचार थे कि वो सोच रहे थे मन ही मन, मैं एक खूबसूरत शहर देख रहा हूँ जो आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके संघर्ष में मुझे ऐसी भयानक बुराई दिख दे रही है। अब मैं लूसी और उसके पति और नन्ही लूसी को सुरक्षित जाते हुए देख रहा हूँ। मैं उन्हें इंग्लैंड में खुशी मनाते हुए देख रहा हूँ और एक और बच्चा, एक लड़का जिसे मेरा नाम पुकारा जाएगा। मैं लूसी की कोमल आवाज में अपनी कहानी सुनते हुए देख रहा हूँ या फिर महसूस कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है अब तक ये उसमें सबसे बेहतरीन है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। जितना मैंने कभी जाना था ये उन सबसे अधिक बेहतर है। जैसे जैसे उसके सामने लाइन लगातार छोटी होती गई, ऐसा लगता गया कि उसकी हर सांस के साथ एक और सिर जो है कट कर नीचे घूमता हुआ गिर रहा है। उसका साथी यानी वो महिला अचानक अब उसकी पकड़ से गिर गई और उस महिला की चीख नहीं निकली, वह रोई नहीं। फिर सिडनी कार्टन ने महसूस किया कि कोई हाथ उसे भी अपनी तरफ खींच रहा है और उसे उस खांचे की ओर धकेल रहा है जहां चाकू गिरेगा, यानी जहां उसका सर कलम किया जाएगा। यहाँ पर ये कहानी खत्म हुई और हमारी ये पूरी नोवेल भी कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते